मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम-गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊं। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गरम चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गरम चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कवि वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कवि के पीछे पीछे जाती है। बिजली कवि छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कभी का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कभी की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कभी चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कभी को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी, आप कभी दोबारा कोई गरम चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं।
और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली का भी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। मानो चिड़िया और बिजली का भी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली का भी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली का भी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी काफी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कपी को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कपी का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कपी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है, वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं?
हाँ बेटे, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली का भी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली का भी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ, मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली का भी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कवि, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तू मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन, याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। बिजली कवि तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कवि कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कवि दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कवि वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है?
नहीं, बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं। मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है। जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा। अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया। हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है, हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। बादल जी, इन बारिशों के दिनों में मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या करूं? मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। बिजली, रसोई में कुछ पड़ा है खाने को? हाँ, रसोई में मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे हजार हजार बातें सुनाएगा। उसके पास मीठा फल तो है, मैंने देखा था, वो अभी अभी लेकर जा रहा था। अच्छा, अगर कबूतर के पास मीठा फल है तो मैं जाती हूँ। मैं किसी न किसी तरह वो मीठा फल ले ही आऊंगी। फिर बिजली कभी अपने घर से निकलती है और वो कबूतर के घर की ओर जाती है। बबली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सीधा फल के पेड़ की ओर गया और मुझे ये मीठा फल मिल गया। अगर ना मिलता तो हम दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ता। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर भाई, जरा दरवाजा खोलना। बबली, ये तो बिजली का की आवाज है। वो इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आई होगी? फिर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा भूख से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है, आपके घर में एक मीठा फल है, मुझे सब मालूम है। लेकिन वो फल तो मैं और बबली खाने ही वाले थे।
अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। ठीक है, चलो देख लो। फिर कबूतर बिजली कभी को घर के अंदर ले जाता है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिजली बहन, अगर हमें कोई और मीठा फल मिला तो हम आपको भी जरूर देंगे। अरे ये क्या, वो देखो कबूतर, तुम्हारे मटके के पीछे चूहा है। जैसे ही वो पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिजली कभी उनका मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट कवि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबूतर भी बिजली कभी के पीछे भागता है, लेकिन बिजली कभी झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। मैं कितनी मुश्किल से मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशरम कवि छीन कर ले गई। फिर कबूतर वापस घर चला जाता है और बिजली कभी कबूतर से छुपते हुए वापस अपने घर चली जाती है। शाम के बाद कबूतर और कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो हमें दे दो, हम बहुत भूखे हैं। लेकिन कबूतर भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो मीठा फल तो वो दुष्ट काली कवि हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर भैया, वो कौवा और कवि तो हर समय भूखे ही होते हैं। कल बादल कव्वे ने तोते से भी फल छीन लिया था। फिर मानो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को कुछ दाने दे देती है। वो दोनों पति पत्नी दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। बिजली कवि आधे से ज्यादा फल खुद खाती है और बाकी बचा हुआ बादल कव्वे को दे देती है। बिजली, मेरे लिए इतना सा फल, इससे भला मेरा क्या होगा। अच्छा, इतनी भूख लगी थी तो खुद जाकर ले आते। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बिजली कवि अपने घोंसले में आराम से सो जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। चिड़िया बहन, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, अगर हम उससे मीठा हलवा मांगे तो वो हमें जरूर देगी। हाँ कबूतर भैया, लेकिन हो सकता है कि हलवा थोड़ा हो। फिर चिड़िया और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे दे। चिड़िया, मेरी माँ और बहन आ रही है, इसलिए हलवा थोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हलवे का सामान दे देती हूँ। तुम घर जाकर मीठा हलवा बनाकर खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा हलवा बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक पोटली में उन्हें हलवे का सामान दे देती है। चिड़िया और कबूतर वो पोटली लेकर अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। बबली बहन, मीठा हलवा तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? मानो बहन, मैं मीठा हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बबली कबूतरी रसोई में आग जलाती है और मीठा हलवा बनाना शुरू करती है। बादल, बादल उठो, मुझे कबूतर के घर से मीठे हलवे की खुशबू आ रही है। क्या ऐसे मौसम में कबूतर ये हलवे का सामान कहाँ से लाया होगा? जरूर ये खुशबू किसी और के घर से आ रही होगी। बादल जी, तुम जाओ, एक बार जाकर तो देखो। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है। कबूतर, कबूतरी और मानो चिड़िया सभी मिलकर मीठा हलवा खा रहे थे। चिड़िया बहन, तुम सब क्या खा रहे हो? काले कव्वे, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूँगा। कबूतर भैया, इतना गुस्सा मत करे। चिड़िया बहन, थोड़ा सा हलवा मेरे पंख पर डाल दो। अच्छा, अपना पंख आगे करो। फिर बादल कौवा अपना पंख खिड़की से आगे करता है। मानो चिड़िया गरम गरम हलवा कौवे के पंख पर रख देती है। गरम गरम, ये हलवा बहुत गरम है। बादल कौवा जल्दी से वो गरम गरम हलवा खा लेता है और उसकी चोंच भी जल जाती है और फिर वहाँ से भागता है। मैं चल गया, मैं चल गया। कबूतर, एक अनार तुम ले जाओ और एक अनार मैं ले जाता हूँ। ऐसी तेज बारिश में तुम्हें न जाने ये अनार कहाँ से मिल जाते हैं। कबूतर, कल जल्दी आ जाना, हम दोनों भोजन लेने दूसरे जंगल जाएंगे। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोते के रास्ते में बिजली कभी बैठी हुई थी। अरे,
इतनी तेज बारिश में ये पका हुआ लाल लाल अनार ये मोटी चोंच वाला कहाँ से ले आया? बिजली का भी हैरान होकर तोते को आवाज देती है। तोते तोते भैया जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। फिर चीकू तोता बिजली का पी के पास आता है। तोते भैया, क्या तुमने कभी ये काले बीज खाए हैं? नहीं कभी, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। ये बहुत मीठे और रसीले बीज हैं। लो लो तोते भैया, ये बीज तुम अपने घर ले जाओ। फिर तोता बिजली का बीज से वो काले बीज ले लेता है। शुक्रिया काफी बहन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है तोते भैया, मैं तो रोज ये मीठे और रसीले काले बीज खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा कुछ और खाने को मन है, तुम मुझे अपना ये अनार दे दो। तोता एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर सोचता है, ऐसा करता हूँ, कभी को अनार दे देता हूँ। वैसे भी मैं तो रोज अनार खा खा कर तंग आ चुका हूँ। आज तो ये मैं रसीले बीज ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता अपना अनार बिजली का पी को दे देता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तोते भैया, आप भी ये काले रसीले बीज लेकर चले जाओ, इससे पहले कि कोई पक्षी आपसे ये मजेदार रसीले बीज ना छीन ले। फिर तोता वो काले बीज लेकर वहाँ से चला जाता है और बिजली का भी अनार लेकर नदी की ओर चली जाती है। मैंने उस मोटी चोंच वाले को बेवकूफ बना दिया, कड़वे बीज देकर मीठा अनार ले लिया। इस पूरे जंगल में एक मैं ही चालाक हूँ। नदी पर बैठकर बिजली का भी अपनी पढ़ाई करती है और मजे मजे से वो अनार खाती है। अरे ये बीज तो बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पड़ोसन चिड़िया को भी दे देता हूँ। फिर तोता वो बीज लेकर चिड़िया के पास जाता है। अरे चीकू भैया, ये काले बीज आप कहाँ से ले आए हैं? क्यों चिड़िया, क्या हुआ? क्या ये खाने लायक नहीं है? तोते भैया, ये बीज तो काले बीज हैं, ये बहुत कड़वे होते हैं और जहरीले भी। आप फेंक दो इन्हें बाहर। इसका मतलब चिड़िया बहन, उस काली कवि ने मुझे उल्लू बनाया और मुझसे मीठा अनार छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं भी उससे बदला लेकर ही रहूंगा। दूसरे दिन तोते का दोस्त जब कबूतर आता है तो वो उसे सारी बात बताता है। कबूतर यार, मुझे तो चिड़िया ने बताया कि वो बीज जहरीले हैं। तोते, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर तुम वो काले बीज खा लेते तो क्या होता। उस काली कवि को भला मेरी क्या चिंता थी, उसे तो बस मेरा लाल पका हुआ अनार चाहिए था। कबूतर यार, मेरे पास एक प्लान है। फिर तोता कबूतर को अपना प्लान बताता है और वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। कल तो तोते से अनार छीन कर खा लिया था, आज कहाँ जाऊँ? हाँ, चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे अपना आधा आम दे दो। चलो चलो भागो यहाँ से, मैं अपना आम किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, अगर आम नहीं देना तो ना दो, इतनी बातें तो ना सुनाओ छोटी चिड़िया। तुम होगी गंदी काली कवि। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपना आम उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। तोता लाल मिर्ची को पानी में अच्छे से मिलाता है और कबूतर से कहता है, कबूतर, मैं जाता हूँ और बिजली कवि को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ और तुम उसे ये लाल मिर्ची वाला गिलास दे देना। हाँ तोते, लेकिन ध्यान से, बिजली का पी को शक न हो। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और वो बिजली कवि को ढूंढ लेता है। अरे बिजली बहन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्या तोते भैया, आज फिर तुम मेरे लिए मीठा अनार लाए हो? नहीं नहीं बिजली बहन, आज तो हम दोनों बहन भाई मीठा अनार का शरबत पियेंगे। क्या लाल लाल अनार का शरबत? लेकिन वो कहाँ से? तुम चिंता क्यों करती हो, चलो मेरे साथ चलो। फिर बिजली कवि तोते के साथ उड़ती है। तोता बिजली कवि को अपने दोस्त कबूतर के पास ले जाता है। कबूतर यार, एक गिलास अनार का मुझे दो और एक मेरी बहन को। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी बहन को ऐसा अनार का शरबत दूंगा कि हमेशा याद रखेगी। फिर कबूतर एक गिलास में अनार का शरबत डालकर तोते को दे देता है और लाल मिर्ची वाला गिलास बिजली कवि को दे देता है। तोता अनार का जूस पीता है और बिजली कवि से कहता है, बिजली बहन, बहुत स्वादिष्ट है ये अनार का जूस, तुम भी जल्दी से एक ही सांस में पी लो। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो।
ऐसा कहते हुए बिजली कभी उस लाल मिर्ची वाले शरबत को एक दफा ही पूरा पी जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई। पानी पानी, ये तो लाल मिर्ची वाला पानी था। बचाओ बचाओ। तोता और कबूतर तो हंसे जा रहे थे। कैसा लगा बिजली बहन ये अनार का शरबत? अब किसी पक्षी को उल्लू ना बनाना। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कप्पा और कभी अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली कभी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। एक प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली कभी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊंगा। फिर बादल कौवा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कभी मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कभी, तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खिचड़ी दूंगा ताकि वो मेरी चिंकी से जल्दी शादी कर दे। चलो मिर्ची, लेकिन हाँ, मुझे खिचड़ी देना भूल ना जाना। फिर बिजली कभी बुलबुल के घर से मिसाले मांग लाती है और बादल कौवा कबूतर के घर जाता है। क्या हुआ कभी? ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी बिजली खिचड़ी बना रही है, लेकिन घर में दाल नहीं थी। अगर तुम मुझे थोड़ी सी दाल दे दो तो एक प्लेट मैं तुम्हें भी खिचड़ी की दूंगा। अरे कबूतर जी, खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। आप कौवे को दाल दे दीजिए, लेकिन हाँ कौवे भैया, एक प्लेट खिचड़ी मुझे जरूर देकर जाना। हाँ हाँ बबली बहन, जरूर। ऐसे पूरे जंगल से चीजें मांग मांग कर कौवा और कभी खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। बादल, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी। हमने पक्षियों से चीजें मांग मांग कर सारी इकट्ठी कर ली हैं। और सब पक्षी एक प्लेट की लालच में आ गए। कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। खिचड़ी तो खाएंगे मैं और मेरी पत्नी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। मम्मा जाएं और पूछ कर आएं, क्या अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? लेकिन मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा जाएं, ऐसा ना हो कि बिजली आंटी सारी ही खिचड़ी खा जाएं। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, क्या बन गए चावल? चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं तुम्हारे घर में दे जाऊंगी। नहीं कभी, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बिजली बहन मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं खिचड़ी लेने आई हूँ। और मुझसे मिर्ची लाया था कौवा, मुझे भी एक प्लेट खिचड़ी दो। हाँ चिड़िया बहन, वो मिर्ची खत्म हो गई थी, इसलिए तेरा भाई बादल तोते से मिर्ची ले आया था। तभी बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी आ जाते हैं। और हाँ, दाल हमसे मांग कर लाए थे, हमें भी एक प्लेट खिचड़ी दो।
तभी बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मिसालों की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मिसालें तुमसे मांग कर लाई थी बिजली? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सभी पक्षियों के घर से चीजें मांगकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये खिचड़ी हम सब मिलकर खाएंगे। फिर खिचड़ी भी पककर तैयार हो जाती है। जिस जिस की चीजें हैं इस खिचड़ी में वो खाना शुरू करे। फिर बिजली और बादल पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और सभी पक्षी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं।